सर रिव्यू ले लीजिए एक बार, याद हो जाएगा सर। इन टुडे क्लास डिस्कस आरएनएस थ्योरी बेसिस। अम्ल की और क्षार की डिफिनेशन हम लोग चर्चा कर रहे थे, है ना। पुरानी विचारधारा के अनुसार से अनिल हम लोग याद किए थे ट्रिक में। अनिल मतलब अम्ल नीले को लाल कर देगा। अम्ल सुनना है, बोलो मत। अम्ल नीले लाल को करे, क्षार करेगा लाल को नीला, है ना। और अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद में तीखा। ये पुरानी विचारधारा के आधार पर हम लोग बात किए, ऑल कंसेप्ट पर, है ना। थोड़ा सा और मॉडर्न युग आया तो आधुनिक विचारधारा के आधार पर अम्ल की परिभाषा आर्हेनियस थ्योरी देते हैं, ब्राउनस्टेड एंड लोरी थ्योरी के अनुसार देते हैं, लेविस कंसेप्ट उधार देते हैं, लेविस थ्योरी। हमारे सिलेबस शुरू पढ़ना है आरएनएस कंसेप्ट, तो उसको डिस्कस किए कि अम्ल को जब जल में घोलेगा तो H+ आयन में टूट जाएगा। यही पढ़े, ये बहुत सारा एग्जाम्पल लिए। H+ आयन में क्या हुआ, ब्रेक कर गया। जैसे HCl लिए, जल में घोले, H+ सेल में आयन ब्रेक किया। HO4 लिए, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, SO4 इस प्रकार देखिए। आज देखेंगे आर्हेनियस के अनुसार ही क्षार की परिभाषा। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है जिंदगी भर, जब तक केमिस्ट्री कोई भी एग्जाम देगा केमिस्ट्री आता है वहाँ, तो ये कंसेप्ट तुमको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आती है जनरली। तो समझ में आ गया ना, बस ध्यान रखना उस बात को। तो फिर अब हम लोग क्षार के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। अब देखो, तो आर्हेनियस के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर OH- आयन देते हैं, है ना। आर्हेनियस के अनुसार क्वेश्चन बैंक बन रहा है सबसे जी सर। सर मैथ बढ़िया बन सर, उन्नयन कौन सा डिग्री 30 डिग्री सर ये कर रहा है ना। हाँ, तो कम टाइम में रिवीजन करने की यही है क्वेश्चन बैंक, है ना। ऐसे कौन 30 डिग्री बुला सर ये बन जाए सर। ये सब में थोड़ा बहुत वाला प्रॉब्लम है सर, वो सब जो नहीं पढ़ा है तो दिक्कत होगा ही ना। बहुत पढ़ा है यहाँ पर नहीं सर, कहीं उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी केमिस्ट्री पढ़ लो, है ना। तो आर्हेनियस बाबा के अनुसार क्षार की परिभाषा, तो वो क्षार की परिभाषा बोले जो जल में घुलने पर OH- आयन देगा, वो क्या होगा, क्षार होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं क्षार का। जैसे हम लोग लेते हैं, मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH का। इसको जब जल में घोलेगा, कहाँ घोलेगा, जल में, वाटर में घोलेंगे इसको हम लोग, तो ये सोडियम आयन में टूटेगा। किस में टूटेगा जी, सोडियम में, और OH- में ब्रेक कर जाएगा। तुमको OH- मिल रहा है ना, OH- मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, क्षार होगा। बात समझ में आ गया। और ले लो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ले लो। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोले, उसका फार्मूला क्या होगा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। क्यों, हम बता चुके हैं कैसे फार्मूला को बनाया जाता है, नहीं बताए हैं। तो वो तुम बार बार जो रासायनिक पता किताब खरीदाए हैं, वो किताब रखो पास में। जब तक पूरा कंट्रोल नहीं होता है, सूत्र बनाने के लिए सीखते हो। जो मतलब नाम है, जैसे यहाँ पर हम लोग कल नाम देखे थे, बहुत सारा अम्ल का नाम देखे थे, कुछ स्पेशल नाम, यूरिया, पोटास एलम, फिटकिरी हो गया, चीनी हो गया, इस प्रकार कुछ और भी जो भी नाम है ना, उसको बोले थे लाफिंग गैस, धोबन सोडा, खाने का सोडा। सबको सब रट को पी जाओ, दूसरा कोई उपाय याद करने का नहीं है, रट्टा ही मारना पड़ेगा, सूत्र है एक तरह से, है ना। वो चीज़ है, तो उसको सबको याद कर लेना तुम। और क्या है जो सूत्र बनाने के सिखाए, 9th कॉन्सेप्ट किताब में देल है, उसको अपने मन से बनाओ। जैसे यहाँ मान लो लिखा है फास्फोरिक अम्ल, जैसे यहाँ पर लिखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखा है ना, तुम इसको झाँप लो, इसको क्या करो, झाँप लो। अब तू कॉपी में सॉल्व करो, देखो ऐसे लाता है, मिला लो, ऐसे करके कॉपी में खुद को टेस्ट खुद से लेना है। फिर हम बोले सल्फ्यूरिक अम्ल बोले, है ना, मान लो नाइट्रिक अम्ल बोले या सोडिक अम्ल बोले, तो देखो ऐसे फिर हुआ कि नहीं, ऐसे याद किया जाता। हम लोग वैसे किए थे याद, इसको रखते थे तो क्वेश्चन हो गया, है ना। अब बगल में से रखते थे, फिर क्या करते थे, फिर इसको झाँप लिए, इसको देखते थे, इसको क्या पढ़ते थे, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नमक अम्ल, देखते थे बगल में है कि नहीं है, ऐसे करते थे दिमाग, इधर से भी और उधर से भी। ये जब हो गया तो कॉपी झाँप दिए, कॉपी मोड़ दिए, और कॉपी कलम लिए, खुद सबको लिखे। इतना काम करेगा तभी रहेगा सब दिन, नहीं करेगा तो नहीं रहेगा। वो देख करके पढ़ करके छोड़ देगा ना, 2-3-4 दिन रहेगा और फिर भूल जाएगा। ऐसा ही होता है, हकीकत यही है, समझ में गया ना। जैसे कह रहे हैं वैसे याद करो, सब दिन रहेगा। हम 7 साल 8 साल पहले याद किया, अभी तक हमको याद है, काहे वैसे रखते हैं।
जितना बार उसको घसेगा ना उतना अधिक समय तक याद रहेगा, और जितना कम बार याद करके छोड़ देगा उतना कम टाइम में भूल जाएगा। खौरा जैसे नहीं भूलते हो, भूलता है, बट घसा था, कभी नहीं भूलेगा वो। रोज के बोर रोज पढ़ने में टूटा ओ आ सर जी, फरा गिनती ओ आ सर। समझ में आ गया। इसी कारण से, क्योंकि मास्टर को क्योंकि उस जो टीचर ने तुमको पढ़ाया बच्चों को पता था इसके बिना का गाड़ी चलने वाला नहीं है, इसीलिए खूब रटवाया। और केमिस्ट्री पढ़ना है तो इतना बात रटना पड़ेगा, बार बार हम कह रहे हैं ना। चलो आगे हम चलते हैं। इसको जल में घोलेंगे, H2O को घोलेंगे पोटेशियम प्लस तो यहाँ से बन जाएगा पोटासियम K प्लस और OH बन जाएगा माइनस माइनस। और एग्जाम्पल लेते हैं CaOH होल 2। CaOH होल 2। क्या कर रहे हैं उधर, इधर देखो ना। CaOH होल 2 जल में घोलेंगे एक्वस में, तो Ca टू प्लस प्लस 2, हाइड्रोक्साइड यहाँ क्या गो है, 2 गो है, तो OH माइनस 2 आयन में बदल गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल 2, MgOH। हाँ बोलो। जो माइनस यहाँ पे लिखे 2 जो लिखे यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। है हाँ ऐसे ओह मिस्टेक कर दी, यहाँ पर 2 यहाँ पर ही लिखा है, वहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे, OH का ध्यान नहीं दिए। यहाँ पर इसको ऐसे लिखो, प्लस 2 का हाइड्रोक्साइड है ना। हाँ सर। हाँ तो OH सिर्फ माइनस ही देगा, OH 2 को माइनस हाँ माइनस सर। नहीं होता है। बात समझ में आ गया ना, ध्यान नहीं दिया हम इसीलिए। MgOH होल 2 तो मैग्नीशियम का होता है कितना 12, तो 2 प्लस हाँ सर। हो गया ना। 2 8 2 बाद में समझ में आएगा, तो सीधा रखो। उसका संरचना 2 होता है तो प्लस का 2 धातु है, तो हाँ इसको तो इस पर क्या है प्लस, इस पर क्या है प्लस। सब का सब क्या होगा धातु धातु है में है। हाँ सर। बहुत सारे का तरीका है, जब धातु वाला चैप्टर पढ़ाएंगे ना, इसके बाद चैप्टर धातु और धातु पढ़ने के लिए है, सर। तो पता चलेगा वहाँ से बहुत चीज़ जानने के लिए। तो उसका थोड़ा सा लिंक हम लोग करेंगे फिजिक्स से भी। फिजिक्स में बताए थे तार से करंट बहता है इलेक्ट्रॉन, जब पढ़ेंगे धातु धातु तब उसका कंसेप्ट होगा 100% क्लियर। वहाँ पर है उस चीज़ जानने के लिए। तो Mg प्लस बिना के थोड़ा सा दिक्कत होगा, 2OH माइनस हो गया। यही सब है एग्जाम्पल, और भी जो भी होगा इस प्रकार से हम लोग काम करते हैं। एक चीज़ और जान लो, हाइड्रोजन जो अम्ल का डिफिनेशन हम लोग पढ़े थे, अम्ल का डिफिनेशन हम लोग पढ़े थे, जो H प्लस आयन बना ना, वो अम्ल को जल में घोलने पर H प्लस आयन देती है। अब एग्जामिनर 2 कदम आगे थोड़ा सा उसका क्वेश्चन टफ करना होगा तो क्या पूछेगा, कंपटीशन के बात हम लोग करते हैं। समझ में आ गया। तुम्हारा एग्जाम में तो सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा, अम्ल नीला को लाल करेगा कि लाल को नीला करेगा, ऐसे पूछता है क्वेश्चन। समझ में आ गया। ये थोड़ा सा घुमा उमा करके कंपटीशन पूछा जाएगा। अब क्या करेगा कंपटीशन में, नाम दे देगा एसिड का, अम्ल का, इसी प्रकार से क्वेश्चन अब दे देगा NaOH, KOH, NaCl, HCl, पूछेगा इनमें से कौन अम्ल है कौन क्षार है, तो तुमको NaOH है, HCl है, जल में घोलो देखो क्या टूटता है, तो बता देगा अच्छा ये क्षार है, ये क्षार है, और NaCl रहेगा तो वो अम्ल है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। समझ में आ गया। और क्वेश्चन क्या पूछेगा, किस साइंटिस्ट के अनुसार अम्ल जल में घुलने पर H प्लस आयन देता है, ऐसे करके पूछा। इन्हें पूछा आर्यनेस साहब क्या बोले अम्ल के लिए, वो तो पूछा तुमको ऐसे, तुम याद रखता है, ऐसे पूछेगा कौन बोला था, आर्यनेस बोला था। ऐसे पूछ सकता है आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं, तो जल में घुलने पर H प्लस देते हैं। ऐसे करके पूछेगा H प्लस आयन किसके अनुसार देते हैं, कौन बोले थे, तो ऑप्शन में क्या देगा, एगो नहीं देगा नाम, कंफ्यूज अभी तो याद है, एगो पढ़ रहे हो ना, 2 महीने के बाद भूलेगा। वो नहीं, आर्हेनियस देगा, ब्रोंस्टेड दे देगा, लॉरी दे देगा, लेविस दे देगा, बताओ। अभी तो आर्हेनियस याद है ना, क्योंकि अभी एगो पढ़े हो तुम सही कर देगा, कंपटीशन में तो सब पढ़ना पड़ेगा तुमको, तो वहाँ कंफ्यूज करेगा नहीं है। जहाँ ये चार चीज़ है। अति सिद्धांत पड़ेगा तो एक कल वो पूछ देगा। इसका इसमें उसमें उल्टा पुल्टा हो जाता है, तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा करती है, तो भी जानना जरूरी है एग्जामिनर किस प्रकार तक किस हद तक जा सकती है जनरल एग्जाम में। अच्छी बात है। तो अभी जो बोले तो अम्ल का डिफिनेशन जो दिए, जो H प्लस आयन बनेगा वो H प्लस आयन क्या करती है, जल से फिर रिएक्शन कर लेती है। H प्लस आयन बनाना तो ये जल से फिर करेगी रिएक्शन, जल से रिएक्शन कर करके H3O प्लस बना लेती है, हाइड्रोनियम अम्ल। इसका नाम क्या है, हाइड्रोनियम अम्ल। 10वां में नहीं पूछेगा, समझ में आ गया। हाइड्रोनियम अम्ल बना देती है, शायद दिया है एनसीईआरटी में, शायद है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो H प्लस जो बनेगा, अब पूछेगा एग्जामिनर क्या, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार अम्ल जो जल में घुलने पर H प्लस आयन देती है, वो H प्लस आयन क्या करती है,
तो वो H+ आयन जल के अणु से मिल कर करके हाइड्रोनियम अम्ल बना लेती है, जिसका फार्मूला होता है H3O+। क्लियर हुआ? आगे हम लोग बात करते हैं। आगे और देखे थे अम्ल का परिभाषा 2 आधार पर दे दिए। अच्छा आगे देखते हैं आगे कौन कंसेप्ट है। अब सी में बात करेंगे। कहाँ बात करेंगे हम लोग? सी में। इसको हम लोग देख लिए ना, तो पढ़ना नहीं, छाट छाट के हम लोग जितना है उतना हम लोग काम कर रहे हैं इस पर। नीला इंटर का नहीं सर, वही है। नीलो उतार ने सर। ठीक है ना? ठीक है, इस यहीं तक पढ़ना ही है, क्लासिफिकेशन यहीं तक पढ़ना है तुमको। अम्ल का परिभाषा इसी आधार पर देते हैं, एगो ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट, एगो आधुनिक विचारधारा के आधार पर अम्ल का डिफिनेशन कंप्लीट हुआ। समझ में आ गया ना? अब देखेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, अम्ल का वर्गीकरण करेंगे। यस सर। फिर क्षार का भी करेंगे हम लोग बारी बारी से। लवण इसके बाद पढ़ाएंगे सर। हाँ, वर्गीकरण के बाद, अम्ल क्षार के बाद, क्योंकि अम्ल क्षार के मिलकर लवण बनता है ना। जब तक अम्ल क्षार बनने जाएगा लवण कैसे समझेगा? अम्लों का वर्गीकरण। इसको भी पहला है इसका विस्थापनशील। विस्थापनशील हाइड्रोजन। थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करके हम पढ़ा रहे हैं, इसीलिए मान लो 19 पॉइंट पढ़ाए हैं, अब 20 तक यदि पहुंच जाते हैं तो तुमको कंपटीशन में भी कम हो जाता है थोड़ा सा, इसलिए इस कॉपी से हम लोग करके देख रहे हैं, लेवल थोड़ा सा बढ़ा करके। विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु के हाई क्वालिटी हाँ वो भी तो हाई क्वालिटी में पढ़ा है, तो बहुत कम हो जाएगा। कम होगा बाद में हम कम कर देंगे उसको, जो भी पढ़े हैं ना बाद में कम कर देंगे तो लगभग उसका 80% 70% हो जाएगा। जितना तुम पढ़े उतना ही ध्यान रखना है, बाकी करने रखना है याद, है ना? खत्म होने के बाद हम लोग देख लेंगे उसको एक बार। विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु के संख्या के आधार पर। विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु के संख्या के आधार पर, देखो इस आधार पर अम्ल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इस आधार पर अम्ल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। देखो कौन कौन। पहला कैटेगरी इसमें है एक भास्मिक अम्ल। लाइट थोड़ा सा आने दो। हाँ अब देखो आया ना रोशनी। एक भास्मिक अम्ल है ना, इंग्लिश में बोलेंगे मोनोबेसिक एसिड। इसको रख दे सर, पेज खुला। उसके बाद है द्विभास्मिक अम्ल। है ना, डायबेसिक अम्ल एसिड। उसके बाद है, ये तुम्हारे किताब में भी नहीं होगा, 10th की बुक में देखना, त्रिभास्मिक अम्ल। समझ में आ गया ना? दूसरा तीसरा ऐसा क्लासिफिकेशन पढ़ना, एक क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना, लेकिन 2 को पढ़े एगो जानने में क्या दिक्कत है, वो भी पढ़ाई देते हैं, यही रीजन है। फिर करवाएंगे तो इंग्लिश लिखवा देंगे। मोनोबेसिक एसिड, डायबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड, ये डिफिनेशन हो गया। तो अब देखो इसका डेफिनेशन, वह एसिड जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 होती है। विस्थापनशील का मतलब होता है जो जल में घोलने पर क्या होगा, विस्थापित कर दे, वही विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु। बात समझ में आ गया ना? क्योंकि हाइड्रोजन भी डिस्प्लेसमेंट हुआ जब डिफिनेशन पढ़े थे हम लोग अम्ल का। तो एक भास्मिक अम्ल का परिभाषा हुआ वह एसिड, वह अम्ल जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है, 1, यानी कि एगो हाइड्रोजन होगा, उससे मोनोबेसिक एसिड कहते हैं। जैसे HCl है, HNO3, बोलो HBr हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, ETC,
HI भी होता है। बहुत होते समझ में आ गया ना? सर इसमें क्या गो हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होगा? एगो एगो एगो, इसीलिए एक भास्मिक। दो होगा तो द्विभास्मिक, तीन गो होगा तो त्रिभास्मिक। बात समझ में आ गया ना? फिर इसका डेफिनेशन देंगे, वह एसिड जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु संख्या 2 होती है उसे क्या कहेंगे? द्विभास्मिक एसिड, डायबेसिक एसिड कहते हैं। जैसे H2SO4, H2SO4, होते ठीक है। यहाँ कितना हाइड्रोजन है जी? 2 गो। तो कितना हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से? 2 गो। 2H प्लस। कल के पेज में देखना H2 तोड़े होंगे तो हाँ 2H सर। प्लस इस प्रकार से होगा। लॉ पेज लॉ धर दिया है हम पेज, है ना? तो अब देखो यहाँ से H2SO4 को हम लोग ब्रेक किए थे, है देखो 2 हाइड्रोजन। तो ये हो गया मोनोबेसिक, ये हो गया मोनोबेसिक, ये हो गया डायबेसिक, ये भी मोनोबेसिक, ये भी डायबेसिक, ये भी ट्राइबेसिक। प्राइवेसी देखा काम है ना? हाँ सर। लेकिन किताब में नहीं दिया हुआ तुम्हारे सिलेबस में। बोलो यहाँ तक समझ में आया बात? यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। तो H2SO4 और बोल देंगे हम लोग H2SO3, H2SO3। हाँ, एक चीज और यहाँ पर है, H2CO3 सर एगो। अपवाद है H3PO4, जान लो। ऐसा होता है, कारण मत पूछना, समझ में नहीं आएगा। ये भी द्विभास्मिक अम्ल है। हाँ इसमें किए हैं शायद, उसमें नहीं किए हैं। सुनो, डिफिनेशन अपवाद है। एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ पर फंसा सकता है ना? H3PO4 सर। अरे देखो न इसको, जब हम बता रहे हैं तो देखो, उसको मत देखो इधर उधर। यहाँ क्या है? 3 तो होना चाहिए क्या? लेकिन है क्या? ये जान लो, कारण है, लेकिन ये समझ ही नहीं पाएगा तुम अभी। बात समझ में आ गया ना? इसमें देखिए ये किए हैं। वो तो किए हैं ना। यहाँ क्या लिखल है? द्विभास्मिक लिखल है ना? दुए को हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट होगा ना? यहाँ तो 3 गो हो रहा है, लिखल 3 गो है ना, लेकिन होगा 2 गो। अपवाद है सर। अपवाद है ये। इसीलिए एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है, तो तुम ठहरा मत पढ़ना, ठीक है है ना? अब वो उसमें भी आएगा, त्रिभास्मिक में भी आएगा। है द्विभास्मिक त्रिभास्मिक दोनों होता है, कारण उसके पीछे मत पूछो। हमें दो जो रहेगा ऑप्शन में उसको टिक करना है। या दोनों रहेगा सर? हाँ। ट्राइबेसिक एसिड क्या है? वह एसिड जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितनी होती है? 3 होती है। इसमें भी आएगा H3PO4। कारण है स्ट्रक्चर में चेंजिंग है। ये द्विभास्मिक होगा ना, बना देते हैं, लेकिन भविष्य में कभी जब हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ लेंगे ना, तब समझा देंगे, अभी समझ में नहीं आएगा। जब द्विभास्मिक अम्ल होगा H3PO4, तब इसका स्ट्रक्चर ये होगा, जान लो। HO यहाँ बनेगा P। अब क्या है ये? तीर नहीं है, ये मत पूछना, है ना? कॉपी में रहेगा ना तो भविष्य में कोई फायदा होगा, क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस में भी एक्चुअली में नहीं है। कौन चैप्टर में पढ़ेंगे? आज तीसरा चैप्टर धातु धातु में पढ़ेंगे। ये सब ऐसा क्या मतलब हो रहा है ना, अभी समझ में नहीं आएगा। जब वहाँ जाएंगे तो याद दिला देना, एक टॉपिक वहाँ पर समझाना है तो वहाँ हम समझा देंगे। ये जब द्विभाषिक होगा तो स्ट्रक्चर इसका ऐसा बनेगा। HCOOH द्विभाषिक होगा है HCOOH की एक भाषमिक। क्या हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट होगा? उसमें तो 2 गो है। कहाँ है HCOOH? कहाँ HCOOH सर होगा क्या सर? HCOOH तो एक हाइड्रोजन होगा, C थोड़ी होगा, एक होगा। हाँ 6 होते हैं। ठीक है। बोलो, ये समझ में आ गया? जब ये होगा द्विभाषिक, इसका स्ट्रक्चर ये होगा। और जब होगा त्रिभाषिक, तो तब उसका देखो स्ट्रक्चर क्या होगा, तब उसका स्ट्रक्चर ये होगा। नहीं था पढ़ना, लेकिन थोड़ा सा हम बता दिए, बाद में जब जाएंगे ना, अभी जान लो ऐसा कुछ बनता है। स्ट्रक्चर मतलब होता है ना, इसके जब अंदर जाकर देखेगा ना मॉलिक्यूल, तुम घर में कैसे रहते हो, बिछौना सोते हो तो सागर लगा करके सोते हो ना, ये भी ऐसे घर में रहता है, उसी का आता है स्ट्रक्चर। तो OH O और H ऐसे बनेगा जब ये होगा त्रिभाषिक अम्ल, तब, है ना? अब खासियत क्या है देखो, यहाँ HO है, एगो इधर है, ये भी सेम है, इधर भी सेम, इधर भी सेम, इधर भी सेम, लेकिन इस निचला वाला में क्या है? उल्टा थोड़ा सा है। ये हाइड्रोजन कनेक्ट नहीं है ऑक्सीजन डायरेक्ट किसे कनेक्ट है? फास्फोरस से। लेकिन ये हाइड्रोजन उससे पहले कनेक्ट ऑक्सीजन, तब किसे कनेक्ट है? फास्फोरस से। इसी के कारण थोड़ा सा वो चेंज हो गया है। बात समझ में आ गया ना? अब ये कैसे तीर तीर देते हैं, डैश डैश हम लोग बाद में देखेंगे। इतना तो समझ में आ गया ना? आगे हम लोग देखते हैं। इसीलिए दोनों ध्यान रखना है। इसमें सर ऑक्सीजन 3 गो दिए है। ऐसा ही होता, अभी नहीं सीखना है, बनना है ना? हाँ, वहाँ जाना तब पूछना नहीं आता तो हम याद कर देंगे। अब देखो, अगला क्लासिफिकेशन है ऑक्सीजन के उपस्थिति के आधार पर। ऑक्सीजन के
उपस्थिति के आधार पर आधार पर। ये इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ये वर्ड काम में आता है बार बार। कल भी देखा काम में आया, किस्सा सिलेबस में नहीं तुमको पढ़ना है, काम तो आ रहा है इसलिए बता दिए। नहीं काम आता तो नहीं होता, तो जाना चाहिए ना किस टाइप काम है। ये फिर पढ़ना है यहाँ से, एगो छोड़ दिया बाकी सब देखना है, तो एगो बता दिए। तो ऑक्सीजन के उपस्थिति के आधार पर भी अम्ल को डिवाइड किया गया है। पहला दो प्रकार के, एक हाइड्रा एसिड होगा, एक क्या है रे? हाइड्रा एसिड, इंग्लिश हिंदी सेम है, हिंदी कहेगा तो हाकर ई हाइड्रा HYDR है, इसे हाँ। कर दे। हाँ। समझ में आ गया ना। हाइड्रा एसिड, हाँ हो करो। हाइड्रा एसिड और है ऑक्सी एसिड, और क्या है जी? ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड। इंग्लिश OXY सुनो, हाइड्रा मतलब हाइड्रोजन, देखते हैं क्या है। वह एसिड जिसमें हाइड्रोजन होता है। पहले इसका एग्जाम्पल देख लो। इसका एग्जाम्पल है HCl, इसका एग्जाम्पल है HBr, इसका एग्जाम्पल है HI etc। अब सुनो, हाइड्रा एसिड किसे कहते हैं? वह एसिड जिसमें हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन सब में है ना, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होता, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होता। हाइड्रा हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, स्पष्ट है। सिर्फ क्या होगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं होगा। उसे कौन एसिड बोलेगा? हाइड्रा एसिड बोलेगा। वह एसिड जिसमें केवल हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं हो। क्या इसमें O है? नहीं है, तो हाइड्रा एसिड हो गया। बात समझ आ गया ना। इसीलिए कहते हो हाइड्रो आयोडिक अम्ल, इसीलिए क्योंकि हाइड्रा का ही वो टाइप है। तो दिमाग में गया? हाँ सर, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। कहाँ गया मेरा? हाइड्रोब्रोमिक अम्ल कहते हो ना, हाँ, दिखाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कहते हो ना, इसीलिए क्योंकि हाइड्रा का वो इसीलिए हाइड्रा लगल है क्लोरिक है ना। हाइड्रा लगल है इसीलिए वो हाइड्रा का ही है। जैसे तुमने कहा है HCl को, अब बताओ इसमें क्या ऑक्सीजन है? नहीं है। कौन एसिड है? हाइड्रा। इसीलिए इसके नाम में पहले क्या आएगा? हाइड्रो आएगा। तो हाइड्रो आयोडिक अम्ल आया। अब देखो आया ना। अच्छा इसमें देखो, शांत रहो, इसमें F सिर्फ है ना, तो हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक, आप देखो अब वही चीज है। बोलो, समझ में टेक्निक? हाँ सर, समझ गया। है इसी प्रकार धीरे धीरे क्लास हम लोग कंसेप्ट को करेंगे अंदर तक जाकर क्लियर। समझ में क्या ना? हाँ सर। अब देखो ऑक्सी एसिड के बारे में हम लोग फिर लिख रहा है। हैं? सही इंग्लिश से लिख ले नहीं सर, हाँ उसी से लिखा हुआ, हम उसी से लिखवे करते हैं। पकड़ ले सर हमने। कितना अनुभव तुमको है, इससे जाकर पूछ लेना। वो अब देखो ऑक्सी एसिड मतलब क्या होगा जी? ऑक्सीजन। तो वह एसिड जिसमें हाइड्रोजन तो होगा ही, और उसके साथ ऑक्सीजन भी होता है, उसी ऑक्सी एसिड कहेंगे। हाइड्रोजन तो होगा ही। अरे अम्ल को क्लासिफाई कर रहे हो ना, हाइड्रोजन नहीं होगा तो अम्ल कैसे होगा? वही तो हाइड्रोजन वो तो रहबे करेगा न है। CH+O बाबाजी है, बाबाजी है, सब टाइप के भोज में खाता है। डेथ होगा तो भी, शादी होगा तो भी। बबलू बास रही। बात समझ में आ गया ना। ऑक्सी एसिड में हाइड्रोजन तो होगा ही, साथ साथ ऑक्सीजन भी होगा, उसे बोलेंगे हम लोग ऑक्सी एसिड। अभी तो आसान सब चीज है, दिक्कत यह है कि बाद में भूल जाता है। दिक्कत तो यही होता है ना, पढ़ाने वक्त आसान है, बाद में भूल जाते हैं। HNO3 तो H2SO4 में देखो, जैसे ये भी तो एसिड ही है, ये भी क्या है? एसिड ही, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन भी है। HNO3 और भी जिसमें ऑक्सीजन है ना, H2CO3 ETC, बहुत सारा है, हम लोग देखे थे। ये हो गया, इतना बात हम लोग नेक्स्ट पेज लाओ। अब फिर अलग सर, इसका H2SO3 का क्या होता है? H2SO3 सल्फेट, सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। देखो आगे हम लोग अब देखते हैं अम्ल का। अम्ल का नाम क्या है सर उसका? रुको तब लिखना, देख लेंगे हम लोग। नहीं वो नहीं है, वो कोई अम्ल डायरेक्ट नाम नहीं है। चलो ठीक है, आगे देखो, शांत रहो, हल्ला शांत करो। अभी देखे दो आधार पर, एक देखे अम्ल का क्लासिफिकेशन, देखे विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर 3 प्रकार से हुआ। उसके बाद देखे ऑक्सीजन के उपस्थिति के आधार पर, एगो में था एगो में नहीं था, इसमें था उसे ऑक्सी, इसमें नहीं था उसे हाइड्रा। अच्छा सर जी, अब देखेंगे C नंबर में कार्बन, इसको कंप्लीट करेंगे टॉपिक को तब छोड़ेंगे। कार्बन के उपस्थिति के आधार पर, है ना, कार्बन की उपस्थिति के आधार। ओम के साथ
कार्बन के उपस्थिति के आधार पर क्या को आधार पर है सर? लास्ट है ही, एगो और है, कार्बन के उपस्थिति के आधार पर, आधार पर। और जिसमें सी और देखो तुम्हारे बुक में जो भी मान लो इंजीनियर फैकल्टी पढ़ाते हैं तो डायरेक्ट मतलब कार्बनिक अम्ल और कार्बनिक दे करके लिखा देते हैं। इस प्रकार क्लासीफाई कहीं नहीं किया हुआ है। 11th क्लास में इस प्रकार तुमको मिलेगा। तो कार्बन के उपस्थिति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन, 3 नंबर में देखिए। इस आधार पर भी एकदम सिस्टमेटिक, देखो एकदम नहीं है गर्दा सोच नोट्स पढ़ा हुआ है तो एकदम पूरे डायग्राम बना बना के हम लोग बनाते हैं। यहाँ भी नहीं बनाया हुआ ताकि देखने में थोड़ा लुक बने। आजकल लुक का जमाना है। पूरा लुक लगे हाई क्वालिटी। अरे लुक देना है तो कॉपी कलम को दो, शरीर पर कपड़ा का लुक मत दो। नहीं, वो टेम्पररी है, 2 दिन देखेगा और चल जाएगा, चुचुनर 10 गाली पड़ देगा। वही तो मैंने अंदर का भाव के अंदर का क्या वो भाई इज्जत देतो, ऊपर का तो 2 दिन ऑर्गेनिक एसिड। हाँ, हाँ। तो इस आधार पर एसिड 2 प्रकार के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एसिड प्रेजेंस ऑफ कार्बन, कार्बन के उपस्थिति के आधार पर कार्बनिक एसिड, कार्बनिक एसिड, कार्बनिक एसिड, अम्ल, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक। उसके बाद है इनऑर्गेनिक एसिड। और कार्बनिक यौगिक, अति के कार्बनिक एसिड, इसका नाम आम्ल होते हैं हाँ, अम्ल वाले साफ है वो में हिंदी नाम नहीं, इंग्लिश सर एगो इंग्लिश बोले छै एगो हिंदी। इनऑर्गेनिक एसिड। हाँ। ऑर्गेनिक है ना, IN लगा दो तो ऑर्गेनिक में बन जाएगा इनऑर्गेनिक, और लगा दो तो बन जाएगा और कार्बनिक। ये प्रकाश देखिए स्पष्ट है। कार्बनिक एसिड मतलब जिसमें क्या होगा जी, कार्बन होगा, उसे क्या बोलेंगे, कार्बनिक एसिड। जैसे वह एसिड जिसमें कार्बन होता है उसे बोलेंगे कार्बनिक एसिड। जैसे H2CO3, हाँ, HCOOH, HCOOH, भारिये वाला इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक रट एसिड। लेना, नाम पूछता है। हाँ सर, CH3COOH में तो पहले भी लिखा होगा। पूरे है सर। देखो हम क्या किए, हम मतलब पहले क्या याद। किए, जितना था रट्टाफिकेशन वो पहले दे दिए रटने के दे लिए, दिए हैं सर। ताकि तुम रटते रहो बैठ करके। नहीं तो तुम क्या करना पड़ता, बाद में करना, कलेक्ट करना पड़ता, तुमको खुद करना पड़ता बाद में। इसीलिए पहले रटवाइए दिए, ये रट लो, भर दिन काम बहुत, देते लेकिन रहेगा। सर अभी याद लिखिए सर, CH3COOH, उसके बाद एसिटिक है अम्ल, एसिटिक एसिड है, CH3 COOH। नाम है, हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है। सर एकरा भूले नहीं चाहिए। एसिटिक एसिड, CH3COOH। एसिटिक एसिड, Direct एसिटिक अम्ल। CH क्या इसमें कार्बन है? हाँ सर, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, तो ये सब कार्बन है, तो कौन एसिड बोलेंगे? कार्बनिक एसिड क्या इसमें कार्बन होगा? नहीं होगा। उसे बोलेंगे कार्बनिक एसिड। जैसे बात खत्म है। सिंपल बात है। HC अति जैसे हम लोग HCl, वह एसिड जिसमें कार्बन नहीं होता है उसे इनऑर्गेनिक HCl एसिड होगा। कहते हैं। जैसे HCl, HNO3, उसके बाद H2SO4 है, बहुत सारा है। HI लिख लो, कभी ढेरी लिखा होगा HF, HI है, बहुत काफी से लिख लो, ढेरी मिलेगा। HNO नहीं होगा सर, जल नहीं, जल जल कम थोड़ी होगा। लिखिए। जल का एसिड थोड़ी जल होगा। जल अम्ल छै, जल क्षार छियै। D नंबर में अम्ल का डिफिनेशन दिया गया है। अम्ल के शक्ति के, शांत रहो थोड़ा सा, शक्ति के आधार, अम्ल के उदासीन छै जल। शक्ति के आधार, अम्ल के शक्ति के आधार, अम्ल के शक्ति के आधार पर। इस आधार पर भी 2 प्रकार से बांटा गया है अम्ल को। कितना बेसिस बांटा गया है जी? 2 आधार पर। एक होता है सबल अम्ल, दुर्बल सा, स्ट्रॉन्ग एसिड। सबल अम्ल मतलब निर्बल, स्ट्रॉन्ग एसिड। सबल स्ट्रॉन्ग एसिड, सबल, दुर्बल, निर्बल। उसके बाद है निर्बल अम्ल। निर्बल या कहीं कहीं दुर्बल लिखा होगा, बात एक ही है ना। हाँ, नहीं है, अलग कॉपी में लिखा होगा, अरे नोट्स में टाइम सब जाएगा, है ना। तो समझो सबल अम्ल क्या है? जो एसिड जल में पूर्णतः आयनीकृत हो जाएगा, पूर्ण घुल जाएगा, H+ आयन देगा, उसे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे HCl, जिसमें H+ आयन देगा सर। H+ तो सब देगा ना। हाँ, वो तो है। कोई कोई एसिड है कि जल में आंशिक रूप से घुलेगा, और कोई कोई क्या है, जितना एसिड दिया ना वाटर में पूरा पूरी घुल जाएगा। H+ आयन में क्या होगा, एसिड टूट जाएगा, 100% टूट रहा है, उसे क्या बोलेंगे? सबल अम्ल। कैसे पता चलेगा सर पूरे मतलब? हमको खाली समझना है, लैब में चलेगा पता, जब लैब करेगा तब। HCl समझना गया H2SO4 ना। तुमको सिर्फ इतना लर्न करना है। HNO3 सबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड उसको बोलेंगे जो जल में पूर्णतः आयनीकृत होते हैं, उसे क्या कहते हैं?
सबल अम्ल, पावरफुल आदमी है ना, सबल अम्ल बोलेंगे, गुस्सा पूरा झाड़ देगा आपको। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, समझ गया ना? एग्जाम्पल रखना तुमको, एग्जाम्पल जैसे HCl, H2SO4, HNO3 ETC। और जो जल में अंशतः अनिकृत होते हैं उसे कहते हैं वीक एसिड। जैसे जो भी कार्बनिक एसिड है ना वो वीक एसिड होता है। HCOOH ओ ये बात बोल दिए तो आप OH, CH3COOH ETC। इतना बात समझ में आ गया ना? हाँ सर समझ आगे अब नहीं जानना है। अब काय परबे दावेदार तू पावाथी पर यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, तुम लोग को नहीं जरूरी है। भी तो अब देखो अभी नहीं पॉलिटी चलेगा, अभी थोड़ा सा और इसमें अम्ल का डिफिनेशन, एक दो टाइप का अम्ल और होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो आज नहीं चलेगा सर पता है पोलोथीन सर अभी हमको नहीं पता है। सांद्र अम्ल तुम लोगों ने बताए थे, नहीं ना बताया हुआ है। कौन नाम सबल दुर्बल तो पराई दिए ना। अब देखो एक और है खनिज अम्ल। देखो खनिज अम्ल, हाँ स्टार मार करके, ये प्रकार है सर खनिज अम्ल है। हाँ ये भी टाइप सी है। जो खनिज में पाए जाते हैं। मिनरल एसिड, मिनरल कितना एसिड पढ़ेगा? एगो किताब में खाली हम लिखा, हम खानदाने पढ़ा दिए, पढ़ना है सब सिलेबस तुम्हारे है ना। हम क्या किए, सबको सिस्टमेटिक रूप से कर दिए, अच्छा तरीका से तुमको देखने में। देखो अब इसको लिखेंगे नहीं, सुनो इसको। जो अम्ल खनिज पदार्थों से बनाया जाता है उसे खनिज अम्ल कहते हैं। खनिज मतलब मिनरल से डायरेक्ट जो प्रकृति मिलता है ना, खनिज उनिज। खनिज क्या होता है ज्योग्राफी में पढ़ेगा, धातु और जो होता है सर। खनिज मिनरल। कोयला भी खनिज, कोयला मिलेगा ना तो हम धरती तौर से मिलता है ना, पेट्रोलियम मिल जाए धरती तौर से, खनिज हो गया। सबका सब क्या है, खनिज हो गया। तो खनिज अम्ल मिनरल एसिड उसे बोलते हैं जो अम्ल खनिज पदार्थों से बनाया जाता है। कौन अम्ल कहते हैं जी, खनिज अम्ल। जैसे गंधकाम्ल, H2SO4, नमकाम्ल, सोरेकाम्ल। नोट, खनिज अम्ल सबल अम्ल होते हैं, याद रखो। खनिज पावरफुल अम्ल होता है, सबल अम्ल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जल में पूर्णतः अनिकृत होगा, 100% अनिकृत होगा। बात समझ में आ गया ना? अभी सबल अम्ल पढ़ा है, किया बिना सबल दुर्बल पढ़े समझ में आता ही, इसीलिए पहले वो पढ़ा है तब यहाँ पर आए बाउंड्री लाइन पर। बोलो समझ में आ गया ना? खनिज अम्ल क्या होते हैं, सबल अम्ल बन गया। सांद्र खनिज अम्ल बेहद खतरनाक होता है। अब देखो सब लिंक जुड़ा है, एक पर है डाइल्यूट एसिड, एक पर है कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट मतलब तनु अम्ल, तनु अम्ल निश्चित मात्रा में, मतलब जल होगा ज्यादा, एसिड होगा कम ना। ज्यादा जल में कम एसिड मिलाओ, तनु अम्ल, तनिगो। सांद्र ज्यादा अम्ल में हल्का पानी, थोड़ा सा मिलाओ पानी, तब हो गया सांद्र। पानी में मिलाते हो थोड़ा सा अम्ल, तनु बोल देंगे। अम्ल मिलाते हो पानी, थोड़ा पानी, सांद्र बोल देंगे। बोलो समझ में आ गया? समझ गए सर। दारू पीता है ना जी, 2 टाइप का मिलता है पीने वाला, मिलता है ना। अब पूरा इतना टका बोतल लाया, अकेला थोड़ा सा पानी मिला देते, वो सांद्र हो गया। एगो पानी में दारू मिला, उसके साथ दोस्त रहेगा, अरे पी लो कुछ नहीं होगा, 1 गिलास रहेगा पानी और 2 ढक्कन गिरा देगा, तनु हो गया। समझ गए, बस समझ में आ गया ना? गजब समझाने का। तनु कर रहा है, वो सांद्र कर रहा है ना, जो एक्सपर्ट होल्डर है वो सांद्र हो गया है ना, कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। अब वही कहेगा ना, उसी से जाकर पूछना पड़ेगा जावा। ये सब अच्छा एक्सपीरियंस बोलो, बात समझ में आया ना? हमको सिर्फ काम से मतलब है ना, है काम हो गया अपना, बात खत्म है। अच्छा चलो, तो सांद्र मतलब समझ में गया ना? अब देखो हम लोग क्या पढ़े, खनिज अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब जल में पूर्णतः अनिकृत होगा। इसका मतलब बहुत खतरनाक होगा, चमड़ी पे गिरेगा तो खाक कर देगा जला करके। इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, पढ़ाएंगे कि लोहा तहा को गला देता है। चमड़ी तो कतो तो कोई नाम निशान नहीं है। फिल्म में देखा होगा ना, मुंह फेंक देते हैं, एसिड जल जाता है पूरा, नहीं देखा है? हाथ गल जाता है, सीआईडी में देखना, सीआईडी देखा है? एगो तो क्या है ना, अथी जो है देखा है ना कितना खतरनाक एसिड होता है। चलो ठीक है, तो सांद्र खनिज अम्ल बेहद खतरनाक होते हैं। जो कॉन्संट्रेटेड रहेगा ना मिनरल एसिड, बहुत खतरनाक होते हैं। सांद्र खनिज अम्ल त्वचा को जला देते हैं, इसे ही त्वचा कहते हैं। वायु में पड़ा होगा, चमड़ी हुआ ना, स्किन, इसको क्या करेगा, जला देगा, है ना। कार्बनिक अम्ल H2CO3 खनिज अम्ल है। कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं, खनिज अम्ल होते हैं, लेकिन यह दुर्बल अम्ल है, अपवाद है। कार्बनिक अम्ल देखो खनिज अम्ल है, लेकिन यह दुर्बल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग अम्ल नहीं है। ये पूछता है एग्जाम में, अपवादे पूछता है एग्जाम में, ताकि तुम गलती करो, जानबूझ गलती करवाएगा।
एग्जामिनर को पता है कि विद्यार्थी कहाँ गलती करेगा, यही पॉइंट पूछेगा। H2SO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, तुम कहेगा अरे ये तो खनिज अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, लेकिन नहीं है, वो वीक एसिड है। अपवाद सर। केमिस्ट्री में भर केमिस्ट्री तो अपवाद ही पढ़ना पड़ता है बहुत। केमिस्ट्री मतलब अपवाद, अपवाद। ढेरी अपवाद है। खनिज अम्ल मानव निर्मित अम्ल है, कौन बनाता है जी इसको? मानव। कितने बात, कहाँ से इतना बात मिलेगा तुमको एक जगह? क्या ही मिला? ये सब खनिज तो अम्ल क्या बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं, इनका उपयोग उर्वरक, खाद्य पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, रंग, विस्फोटक पदार्थ आदि के निर्माण में होते हैं। यही बमो और बनवे में भाई था। विस्फोटक हो गया तो हो गया वो, बस में इस सब निर्माण करने में खनिज अम्ल का योगदान होता है। बहुत ही बात समझ में आ गया ना? अच्छी बात है। कार्बनिक अम्ल तो हम लोग पढ़ देख ही चुके हैं। लिए, पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा और, जैसे फॉर्मिक अम्ल इसमें कहा एग्जाम्पल दिए, टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सबका सब क्या हो गया जी? कार्बनिक हो गया। सब जिसमें कार्बन है कार्बनिक अम्ल, सबका नाम दे दिया है। कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं, ये बात नहीं लिख पढ़ाए थे यहाँ पर नहीं थे, लेकिन यहाँ पर मिलेगा। और जो यहाँ नहीं मिलेगा वो यहाँ मिलेगा। दोनों जगह सब बात 100%। तो कार्बनिक अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक एसिड होगा? वीक एसिड होगा ना? एसिड होगा। जब वीक एसिड पढ़ाए थे तो एग्जाम्पल भी वही दिए थे। हम बोलोगे थे कार्बनिक अम्ल सबका सब वीक एसिड होगा, नहीं बोले थे? ऑब्जेक्टिव निकल गया, ऑब्जेक्टिव सब अपने आप में है ना। आगे हम लोग बात करते हैं। अब देखो इसको रट लेना, रटने के लिए बोलने समझना है इसको, नींबू समझना है इसको? नहीं, ओ काहे समझ समझना गए, है? जो जिसमें एग्जाम में आता है, जिसमें जो अम्ल होता है रटेंगे उस रटना है कॉपी से। देखो कुछ पदार्थ है उसमें कौन कौन अम्ल होता है, जैसे नींबू या नारंगी या खट्टा फल, उसमें साइट्रिक अम्ल होता है। सिरका जिसे विनेगर कहते हो, एसिटिक अम्ल होगा। दही या खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल, एग्जाम पूछती है। अब कहेगा हम तो नहीं देखे हैं, तो वैज्ञानिक किस लिए बैठा है? वो छाप किताब में भर दिया है। हमको समझना है, उसको सीखना है। तुम जा करके दिमाग में रख लेना, जब भी कोई एग्जाम देगा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आता, इसमें इंपॉर्टेंट कौन जिसमें टिक लगल है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी याद रखना है सबको। लेकिन रखना नहीं सर। इमली या कच्चा अंगूर में टार्टरिक एसिड होगा। टमाटर में, अरे कई बार पूछा गया टमाटर में कौन अम्ल, क्वेश्चन में देखना तुमको पता चल जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल सर। क्वेश्चन में कोई पढ़ा है केमिस्ट्री का? यस सर। तुम देखना पूछा है ना? पूछा हुआ सीधा बैठो, रोशनी आ गया थोड़ा सा। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, लाल चींटी यानी कि कीट फॉर्मिक में अम्ल। हे ही पूछा फॉर्मिक अम्ल, लाल चीटी सेब में काटने मौलिक अम्ल, प्याज में स्कॉर्बिक अम्ल या स्कार्बिक अम्ल, चाय में टॉनिक अम्ल, जीव जंतु के मूत्र में यूटिक अम्ल, बहुत पूछा हुआ है। अब मनुष्य एवं जानवर के आमाशय में HCl अम्ल का रिसाव होता है। नहीं समझ में आया होगा किसी को? अब बताते हैं, बायोलॉजी में पढ़ेगा। खाना जब खाते हो ना, हाँ सर। जिसमें पेट में हाइड्रोक्लोरिक आमाशय कहते हो ना, हाँ उससे HCl अम्ल का रिसाव होता है। वो क्या करता है? भोजन को डाइजेस्ट डिकम्पोज कर देगा, भोजन को रिसाव मतलब क्या होता है? निकलेगा धीरे 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 धीरे, एक बार नहीं पर बनेगा। अभी जब खाना जिस तरह तो पानी जब निकलता खाना खाते हो ना तो धीरे धीरे से निकलता है, HCl निकलेगा। क्या निकलेगा? HCl निकलेगा। आदमी के पेट से HCl बहुत खतरनाक होता है, सोचो। समझ में गया ना? भोजन गला तो तुरंत भोजन को हड्डी कंपोज है कर जो देगा, गलाता है। इसी कारण से। समझ में गया ना? अब देखो सांप का उससे भी ताकतवर होता है, उसमें सबसे कौन एसिड निकलता है हम भूल गए हैं। HCl से भी खतरनाक एसिड वो है, समझ में गया ना? और सांप के पेट में वही एसिड निकलता है जब वो खाना खाता तब न है, सर गला देता है। इसीलिए है ना वो गला देता है सब कुछ। जैसे सौंसे सांप क्या गला करता देता है? निगल जाता है। सांप भोजन कैसे खाता है? निगलता है। डायरेक्ट गिल जाएगा तो गलेगा ना जी। तो वो सोचता होगा ना कभी गलता का है, नहीं सोचा होगा, तो एसिड निकलता है और वो गला देगा, कंपोज हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाता है, उसका अपघटन हो जाएगा। आदमी को रखे तो उसका पेट में गर्मी रहता है सर। बात समझ में आया इतना? बात समझ में गया ना? इसीलिए भोजन करना चाहिए हम लोग को सॉफ्ट भोजन, ताकि शरीर को हमारा जो स्ट्रक्चर बनना उससे ज़्यादा परेशानी नहीं हो उसको डाइजेस्ट करने में, नहीं तो परेशानी होगा। बात समझ में गया ना? कुछ समझ में आ गया? क्या समझा? समझ गए कुछ सर। और अब सोच रहा होगा। मीट मछली नहीं खाना। अब जो भी तुम सोचो, खिचड़ी समझ में गया ना? अब देखो हम लोग के शरीर में अलग एसिड रिसाव होता है और जानवर में अलग एसिड रिसाव है। इसीलिए भगवान उसको बनाया है, उसको तो चावल दाल कोई देगा नहीं खाने के लिए, तो जानवर खाएगा। तो जानवर जब मांस मीट खाएगा तो उसमें अलग एसिड रिसाव है जो कि उसको गला देगा। हम लोग वो बात है नहीं, हम लोग कैसे उसको कंपोस्ट कर पाएंगे? टाइम लगेगा ना, इसीलिए ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। अब मान लो जिस चीज़ का मोबाइल है तुम खरीदते ज़्यादा काम करते हो तो जो जाने का 3 साल है, 1 साल में खराब हो जाएगा वो। इस प्रकार शरीर भी है ना। तो सर जी माछो मछली में अपना लोग से ज्यादा एसिड होगा उसमें। काहे न होगा? सब में होता है। जो जीव जंतु है ना, मान लो जो डायरेक्ट इस प्रकार का काम करते, जब तक नहीं होगा ताकतवर एसिड मान लो तो कैसे गलाएगा वो? डायरेक्ट निकल जाता है, दिक्कत है ना जी। और लोग तो पका उसी को हाँ सर जी। क्या खाते हो? गाय में लोग कौन कहता है अम्ल
नहीं जानना है ये वो सर सबल। ये अपन काम नहीं करेंगे इतना बात समझ में आ गया ना। सबल दुर्बल देख लिए। अब सुनो ठीक है, हम लोग का काम का नहीं है। एग्जाम में सबल अम्ल हम लोग देख लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड देख लिए, ठीक है। सब देख लिए। प्रायः खनिज अम्ल सबल अम्ल होते हैं, फॉस्फोरिक अम्ल एवं कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। देख लो, नोट में कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक ऑर्गेनिक किसी बारे में बताए भी थे। फॉस्फोरिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, दुर्बल अम्ल, इससे पहले भी लिखा था। जो पॉइंट उधर मिस हो गया, इधर पॉइंट दिया है। अब देखो, सभी कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। क्या बार पॉइंट लिखेगा ये? फास्फोरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल मध्यम श्रेणी के दुर्बल अम्ल होते हैं। देख लो, इंपॉर्टेंट है। फास्फोरिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल मध्यम श्रेणी के दुर्बल अम्ल होते हैं, मिडिल क्लास का है, वो हो गया। अम्ल के गुण, ये बात हम लोग देखबे किए। अम्ल नीले नीले पदार्थ को लाल कर देता है। उनका स्वाद खट्टा। अनिल नील अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। खनिज अम्ल रंगहीन, खनिज अम्ल कैसा होता है? रंगीन कोई होता है। कलर तथा जल में घुलनशील होते हैं। अब पूछेगा खनिज अम्ल जल में घुलनशील होते हैं? हाँ कत्ते ऑब्जेक्टिव सिखा नहीं सिखा, ढेरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो खनिज अम्ल रंगहीन होते हैं तथा जल में घुलनशील होते हैं। सांद्र अम्ल में जो कंसंट्रेटेड रहेगा ना, उसका गंध पंजेंट स्मेल, तीखी गंध होती है। कैसा स्मेल होगा? तीखी गंध। पंजेंट स्मेल, इंग्लिश से रखना ध्यान में, तीखी भी याद रखना है। अधिकांश खनिज अम्ल घातक होते हैं और त्वचा को जला देते हैं। हम लोग पहले भी देख चुके हैं, है ना। हाँ, अब कल हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। अम्ल के साथ पूरा फाती करेंगे। समझ में आ गया ना? कितना दिन में सर खत्म हो जाएगा? देख रहे हैं कितना दिन 15 लगता से है। 20 रोज खत्म। है 15 से 3 महीना में मैथ और केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। पूरा केमिस्ट्री तब करा कैसन बोलिए ये देखिए, वो तो 5 दिन में खत्म वाले पहला चैप्टर 5 दिन में लाए, 3 दिन में। अब तो तुम रिएक्शन समझ गए हो। शुरू में तो हाँ। हमको इधर आना ना बनाना बनाने में टाइम लगा ना जी, हाँ सर। है ना। सर घूम जाए।